हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले ये जो चैप्टर है जो अभी पढ़ाया जाएगा वो स्कूल में आपको फिर से रिवीजन के सेशन में सिखाया जाएगा। इसीलिए ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं वो अच्छे से लर्न करना और डे टू डे उसका होमवर्क करना। क्लियर? आपको स्कूल में ये सिर्फ रिवीजन में पढ़ाया जाएगा, दूसरी बार पर्टिकुलरली ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। तो आप अभी जो भी चल रहा है उसको डे टू डे हर रोज़ उसका होमवर्क करें, उसको रीड करें, उसको लर्न करें। क्लियर? और जनरली ये जो वीडियो है उसके मतलब आपको उसकी पर्टिकुलर जब बेल आइकॉन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आपको उसके बारे में तुरंत ही पता चल जाएगा। क्लियर? ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नाउ दिस टू टर्म्स इंक्लूडिंग द ब्रांच जेनेटिक्स। Okay, genetics which includes this inheritance and variation. Genetics generally the term first given by the scientist William Batson in 1906. सर विलियम बैटसन ने उनको 1906 में सबसे पहले ये टर्म यूज़ की थी जेनेटिक्स। ओके, नाउ हैव यू एवर वंडर व्हाई एलिफेंट गिव्स बर्थ टू बेबी एलिफेंट्स, नॉट टू एनी अदर एनिमल्स? देन hen hatches only chicken, not sparrow. Same way, the mango seeds produce only mango plants, नॉट एनी अदर प्लांट्स। मतलब कि जो हैन है वो जनरली चिकन ही प्रोड्यूस कर रही है, नहीं कि उसमें से स्पैरो निकल रही है। सेम वे जो एलिफेंट है वो बेबी एलिफेंट ही फॉर्म करता है, मतलब उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, बेबी है, वो एलिफेंट है, कोई अदर एनिमल नहीं होता है। और मैंगो सीड्स जो है उसमें से मैंगो का प्लांट ही ग्रो होता है, कोई दूसरा प्लांट उसमें से ग्रो नहीं होता है। क्यों? सेम वे in human beings, in human also parent produce their babies or offsprings, and ये जो offsprings होता है वो 100% क्या पेरेंट्स आइडेंटिकल होते हैं? पेरेंट्स आइडेंटिकल 100 to 100% हम अपने मदर और फादर के जैसे दिखते हैं? नहीं, 100% सिमिलर भी नहीं होते हैं और 100% डिफर भी नहीं होते हैं। ओके, generally siblings also, some siblings have similar in some characters and some siblings which are differ in some characters। मतलब कि ब्रदर सिस्टर है या फिर दो ब्रदर है, दो सिस्टर है, तो वो भी some characters उसमें सेम होते हैं एंड some characters डिफरेंट होते हैं। और एक ही फैमिली के दो मतलब एक ही माता पिता के दो बच्चे होते हैं, दोनों में 100% सिमिलरिटीज़ भी नहीं होती है, 100% डिफरेंस भी नहीं होता है। मतलब हम अपने पेरेंट्स से भी 100% नहीं मिलते हैं, ना ही 100% उससे डिफरेंट होते हैं। सेम वे हम अपने भाई या बहन से भी 100% सिमिलर नहीं होते हैं और 100% डिफरेंट भी नहीं होते हैं। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है उसका जो सॉल्यूशन है वो कौन सी ब्रांच में है? जेनेटिक्स में। किस में होता है? जेनेटिक्स में। ओके, now first of all, what is inheritance? Here
व्हाट इज इनहेरिटेंस? क्या होता है इनहेरिटेंस? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि सेम कैरेक्टर्स विच आर प्रोड्यूस और पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मीन्स same characters or the process through which the same characters pass on from parents to their offsprings. This term is known as inheritance. Inheritance means what? The same characters. The process through which the same character pass on from parents to their offsprings. And the same way, variation. What is variation? So, at some point or at some degree, the characters are differ among the same species. मतलब कि पेरेंट्स जो है उसमें से जो भी कैरेक्टर्स है वो सिमिलर नहीं जाते हैं उसके ऑफस्प्रिंग्स में, तो उसको क्या कहा जाता है? वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? द कैरेक्टर्स डिफर फ्रॉम the parents. मतलब कि अगर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही स्पीसीज है लेकिन सब में एट पर्टिकुलर डिग्री वो कैरेक्टर्स डिफर होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? वेरिएशन। मतलब अमॉन्ग सेम स्पीसीज देयर इज सम चेंजेस, दैट्स कॉल्ड वेरिएशन। एंड सेम वे इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट? द सेम कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। हम सबको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई मदर है, फादर है, तो उसके हेयर कलर, आई कलर जो होता है वो उसके बच्चे से सेम होता है, या फिर ऐसा भी होता है कि कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो मदर फादर में होते हैं लेकिन फिर भी वो उनके बच्चे में नहीं होते हैं। सेम वे, तो इन शॉर्ट हम मदर फादर से 50-50% पॉसिबिलिटी है हमें उसके सेम कैरेक्टर्स मिलते भी हैं और सेम कैरेक्टर्स नहीं भी मिलते हैं। जो सेम कैरेक्टर्स मिलते हैं दैट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस, एंड जो नहीं मिल रहा है इट्स नोन एज वेरिएशन। ओके, क्लियर? नाउ व्हाट इज वेरिएशन और व्हाई वेरिएशन occurs? And variation is very necessary. Why it's necessary? Because अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है, मतलब कि अगर वेरिएशन जैसे प्रोसेस ही नहीं है, तो क्या होगा? तो हम अभी भी लाइक हमारे एंसेस्टर्स है, एंसेस्टर्स हमारे कौन थे? सबसे पहले तो हम कह सकते हैं मंकी, उसके बाद हमें सीक्वेंस पता है कि फ्रॉम मंकी then there is a development of homo erectus, then after homo sapiens, and last one that is मतलब today homo sapiens sapiens। क्लियर? तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो इवोल्यूशन हुआ है वो किसकी वजह से हो रहा है? कौन सी प्रोसेस की वजह से हो रहा है? वेरिएशन की वजह से। तो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है तो इवोल्यूशन नहीं होगा, और इवोल्यूशन नहीं होगा तो कभी भी ये आगे जो चेन बढ़ रही है वो नहीं बढ़ पाएगी। मतलब कि अभी भी हम वही स्टेज पे होते हैं जहाँ हम पहले थे। मतलब कि पहले अगर हम मंकी से स्टार्ट हो रहे हैं तो अभी भी मंकी ही होगा। मतलब अभी यहाँ जो होमो सैपियंस सैपियंस फॉर्म हुआ है वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन प्रोसेस। So variation is very important step for evolution. Clear? Variation किसके लिए necessary होता है? Evolution process के लिए बहुत ही important step होता है variation. Clear? Now variation क्यों होता है? कैसे होता है? तो variation फर्स्ट यूनिट में आपने वो चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन। तो there is mainly two types of reproduction, सबको पता है।
कौन से दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? मेनली फर्स्ट वन दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन द asexual reproduction. What is the difference between sexual reproduction and asexual reproduction? Sexual reproduction का मतलब होता है कि in sexual reproduction both male and female both are required, and in case of asexual reproduction either male or female is required, not both, either male or female is required. मतलब कि sexual reproduction के लिए हमें दोनों चाहिए, male and female, fusion of male gametes and female gametes, and there is a formation of zygote, and zygote carries the information related to the genetics from their parents. मतलब कि पेरेंट्स में से जो भी इंफॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट से, मेल मीन्स फादर, फीमेल मीन्स मदर, तो दोनों गैमेट्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन फ्यूज्ड होके किस में आ जाती है? जाइगोट में. एंड जाइगोट दैट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर विच फॉर्म द होल बेबी. समझ में आ रहा है? इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट हैपन? इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल both are required. Male produce male gametes, female produce female gametes. Fusion of this male and female gametes, there is a formation of zygote, and zygote stores the information from this male and female, and zygote में से पूरा बेबी फॉर्म होता है. मतलब कि जो बेबी में जो इंफॉर्मेशन, मतलब बेबी में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन किस में होती है? जाइगोट में ही होती है. समझ में आ रहा है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों नेसेसरी है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइदर मेल और फीमेल, देयर इज नो फ्यूजन हियर, ओनली फिजन. मतलब बहुत सारे प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मतलब कि उसमें सेम 100% सेम प्रोजेनी मिलती है पेरेंट्स के जैसे ही. आपको पता ही है अमीबा में से एक में से दो, देन मल्टीप्लाई मतलब 4, देन 8, देन 16, हमें पता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 100% प्रोजेनी होती है वो अपने पेरेंट के जैसी ही होती है, 100% कॉपी. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन there is no 100% similarities in the babies. clear? तो वेरिएशन किस प्रोसेस की वजह से देखने को मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से. तो वेरिएशन occurs due to the sexual reproduction process. clear? okay? तो what is inheritance? Inheritance means the similar characters pass on from parents to their offsprings. And what is variation? Variation, that is characters differ from the parents or the difference seen generally among the same species. clear? उसको हम वेरिएशन कह रहे हैं. और वेरिएशन जो है वो किस प्रोसेस की वजह से देखने को मिलता है? वेरिएशन जनरली सेम बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस. क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, क्लियर. नाउ अनदर पॉइंट दैट इज जेनेटिक्स. फॉर द फर्स्ट, ये जेनेटिक्स जो वर्ड है वो किसकी वजह से, मतलब किसने वो सबसे पहले उसको जेनेटिक्स कॉइन बाय द वर्ड फर्स्ट साइंटिस्ट विलियम बैटसन इन 1906. ये उसका ओवरव्यू हो गया. अगर ऐसा ही है कि ये जो साइंटिस्ट विलियम बैटसन है, फिर और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जेनेटिक्स जो है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी. तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये साइंटिस्ट के आने के बाद ही ये जेनेटिक्स हमें पता चला है, तो ऐसा नहीं है. एक्चुअली जेनेटिक्स जनरली हमारे एंसेस्टर भी यूज़ कर रहे थे. मतलब कि एंसेस्टर जब वो थे तब से ये सारे टर्म
इनहेरिटेंस है, वेरिएशन है, और भी कई सारे टर्म्स जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जीन्स है, वो सबके बारे में उनको पता था, लेकिन 100% नहीं, उसके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था कि जिसकी वजह से वो 100% प्रूव कर सके कि हाँ ये जेनेटिक्स है, उसमें इनहेरिटेंस ऐसा होता है, वेरिएशन ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि उन्होंने पहले जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस किया था, मतलब कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें जो भी कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब कि एक स्पीसीज और दूसरे स्पीसीज दोनों का हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो दोनों का जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो हम दोनों स्पीसीज के जो कैरेक्टर्स है जो हमें चाहिए न्यू स्पीसीज में, उसको फर्स्ट सिलेक्ट करके उसका आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करवाते हैं, और उसमें से जो हाइब्रिड मिलता है वो हमारी न्यू स्पीसीज बन जाती है। तो वो जो न्यू स्पीसीज बनती है उसमें जनरली हमें दोनों के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोसेस तो सब बहुत पहले से यूज़ की जाती है, मतलब कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो अभी अभी डेवलप हुआ है या फिर ये साइंटिस्ट ने किया है, ये हमारे एंसेस्टर ने बहुत पहले किया हुआ है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, उसकी वजह से ये वैसा का वैसा ही रहा और इतना मतलब ज़्यादा पब्लिश नहीं हो सका। समझ में आ रहा है? उसकी एक एग्जाम्पल है इन इंडिया में, पर्टिकुलरली इन पंजाब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ शाहीवाल काउ। तो here the Shahiwal cow is an example of this type of hybridization, artificial hybridization process। समझ में आया? तो ये जो प्रोसेस थी वो बहुत पहले हमारे एंसेस्टर्स ने जनरली ये शाहीवाल काउ का फॉर्मेशन किया था, मतलब कि ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने अभी कहा वैसे देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस, सो नो पब्लिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक्स। क्लियर? तो ये था हमारा ओवरव्यू कि सबसे पहले ये वर्ड विलियम बैटसन ने यूज़ किया था, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड जेनेटिक्स में मेनली दो टर्म्स आती है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस जो है उसका मतलब होता है कि पेरेंट्स में से सेम कैरेक्टर्स का ऑफस्प्रिंग्स में जाना, एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स का पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में जाना, दैट्स नोन एज वेरिएशन। And variation is a very most important step for the evolution and मतलब कि वेरिएशन जो है वो क्यों होता है? तो वेरिएशन occurs due to the sexual reproduction process। क्लियर? समझ में आया सबको? ओके, नाउ फर्स्ट व्हाट इज मेंडल? मेंडल सुना है? शायद 10th में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आता था। मेंडल है उसका पी, जो गार्डन पी पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो अब हम पढ़ेंगे। लेकिन कौन था मेंडल? द फुल नेम ऑफ मेंडल, फुल नेम ऑफ मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल। ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है जनरली डिड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी प्लांट। कौन से? गार्डन पी प्लांट, एंड पर्टिकुलरली उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पीसम सटाइवम। कौन सा? पीसम सटाइवम। तो सबसे पहले मेंडल ने परफॉर्म किया था वो पी प्लांट पे, गार्डन पी प्लांट पे, और उसमें उसको बहुत मतलब कि वो बहुत सक्सेसफुल हो। और वाई? देयर इज सम पर्टिकुलर रीज़न फॉर हिज सक्सेस। तो हम वो रीज़न पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये आपको पता चला। अब हम आगे Gregor John Mendel. What is Gregor John Mendel? Particularly, generally this scientist seen in the middle of 19th century.
and he did perform the experiment on the garden pea plant. And the scientific name of the garden pea plant is Pisum sativum. ओके, तो साइंटिफिक नेम ऑफ Pisum sativum, scientific name Pisum sativum for the garden pea plant, and Gregor John Mendel did work on this pea plant, and Mendel performed very successfully, or there are some reasons for his success. How many reasons are there? There are 7 reasons for his success. First reason, first of all, why he chose garden pea plant, not any other plant? So there are some characteristics in pea plant. First one, the pea plant is generally grow in open area. मतलब भी वो गार्डन ऐसे कोई भी ओपन एरिया है उसमें से इजीली ग्रो हो सकता है, बराबर. नाउ सेकेंड, सेल्फ फर्टिलाइजेशन is very easy. It's very easy to perform self fertilization in the garden pea plant. Now what is self fertilization? Self fertilization means the pollen from anther deposited on the stigma of the same flower. मतलब कि जो एंथर में से पोलेन ग्रेन है वो उसी फ्लावर जो है उसकी स्टिग्मा में जा रहा है. मतलब कि एक ही जो फ्लावर है उसका मेल एंड फीमेल दो जो पार्ट होते हैं उसमें उसके बीच क्या होता है, क्रॉसिंग होता है. एक ही फ्लावर का एंथर उसमें से जो पोलेन ग्रेन रिलीज हुआ वो उसी फ्लावर के किस पे, स्टिग्मा पे डिपॉजिट होता है. क्लियर? द पोलेन फ्रॉम एंथर is deposited on the stigma of the same flower. Clear? Is known as self fertilization process. So self fertilization is very easily performed on this garden pea plant. Now third one, cross pollination is also performed. There is no any प्रॉब्लम इन क्रॉस पोलिनेशन ऑल्सो. मतलब कि ऐसा नहीं है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही कर सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन भी होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस पोलिनेशन? क्रॉस पोलिनेशन मीन्स व्हाट, जैसे हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन में पढ़ा ना कि एक ही फ्लावर होता है, तो यहाँ क्या होता है, दो फ्लावर होता है. समझ में आया? मतलब कि एक फ्लावर के एंथर में से जो पोलेन ग्रेन रिलीज हो रहा है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे डिपॉजिट होता है. समझ में आया? तो ये उसको बोला जाता है क्रॉस पोलिनेशन. द एंथर और द पोलेन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा, बट कौन मतलब किसके स्टिग्मा पे, दूसरे फ्लावर के, नॉट ऑन सेम फ्लावर. अगर सेम फ्लावर है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अगर डिफरेंट फ्लावर्स है तो क्रॉस पोलिनेशन. तो इसमें दोनों प्रोसेस होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं एंड क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं. क्लियर? देन फोर्थ, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो कैरिड आउट. मतलब कि हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं. देन ये प्रोसेस के थ्रू हमें जितने भी न्यू हाइब्रिड्स मिले, तो ऑल हाइब्रिड्स आर फर्टाइल इन नेचर.
मतलब कि वो इतने फर्टाइल है कि हम उसकी आगे की जो जो प्रोजेनी आती है उस पर भी कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जनरली जो प्रोजेनी है और जो आर्टिफिशियल हाइब्रिड्स है, तो ऑल द हाइब्रिड्स आर फर्टाइल। क्लियर? देन आफ्टर द मेन पॉइंट, एक्चुअली मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, वन बाय वन ऐसे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि ऑब्जर्वेशन किया था। बट जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे वो एक साथ उसने ऑब्जर्व नहीं किए, उसने वन बाय वन, मतलब कि he did perform experiments on particular characteristics at one time। मतलब कि एक टाइम पे उसने एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे ऑब्जर्व किया था। ऐसा उतने जनरली कितने कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 कैरेक्टरिस्टिक, और कितने साल लगे ये एक्सपेरिमेंट करने में? 7 years। मतलब कि एक साल में एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे, दूसरे साल में दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे, ऐसे उतने टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उसने पर्टिकुलर 1 ईयर, तो टोटल उसने कितने साल एक्सपेरिमेंट किया? 7। तो ही डिड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन द गार्डन पी प्लांट फॉर 7 years, लेकिन नॉट मिक्स, मतलब कि एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर्स। तो जनरली ही डिड परफॉर्म experiments on one character at one time। Clear? And last one, 7, उसने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल स्टेप्स यूज किए। ऐसा कहा जाता है कि मेंडल वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने बायोलॉजी में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज किया था। तो जनरली ही कलेक्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब कि उसने क्या किया कि जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि समझो कि उसको 100 सीड्स मिले, तो 100 सीड्स को ग्रो किया, उसमें से जो भी प्लांट्स उसको मिले, तो प्लांट में उन्होंने बताया कि 50 प्लांट्स टॉल थे, 50 शॉर्ट थे, या फिर 70 प्लांट्स टॉल थे, 30 ड्वार्फ या फिर शॉर्ट थे। तो उसने पर्टिकुलर उसका स्टैटिस्टिक, मतलब कि नंबरिंग दिए थे, ऐसे रैंडमली नहीं बताया था कि 70%, मतलब कि उसमें से कई टॉल थे, कई ड्वार्फ थे, ऐसा नहीं था। उसने पर्टिकुलर नंबर दिए कि उसने काउंट किया कि 1000 थे, तो 1000 में से सुनो कि 700 जो थे वो टॉल थे, या फिर 300 थे वो शॉर्ट थे, ऐसे। तो वो फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट था कि जिसने ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, मतलब कि वो रिकॉर्ड रखा, और वो बहुत ही मतलब यूज़फुल हुआ। किसके लिए? हमें उसकी वजह से पर्टिकुलर रेशियो फाइंड आउट करने को मिला। उसने आगे जाके जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया, डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसमें जो भी हमें रेशियो मिलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो जो रेशियो हमें मिलता है वो क्यों मिलता है? क्योंकि मेंडल ने वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ किया था। तो मेंडल जनरली यूज और सेव और रिकॉर्ड द स्टैटिस्टिकल ratio or analysis, and because of this analysis particularly हमें क्या देखने को मिला? रेशियो, न्यूमेरिकल रेशियो। क्लियर? तो ये जो 7 तो here are the 7 reasons for the success of Mendel। Clear? So what is Gregor John? Who is Gregor John Mendel? Gregor John Mendel is known as the father of genetics। उसको क्या कहा जाता है? Father of genetics। He did perform experiments for 7 years। And generally Mendel
कौन सी पीरियड में थे? 19 मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। एंड 7 years मतलब कौन से टाइम में उसने एक्सपेरिमेंट किए थे? 1856 से लेके 1863 तक। तो ये है मेंडल के बारे में, जो कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? ओके, सब हम फिर से देखते हैं, रिपीट करते हैं। नाउ फर्स्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल परफॉर्म or did perform the experiments on the garden pea plant, and the name of the garden pea plant is the Pisum sativum। मतलब कि scientific name of the garden pea plant is Pisum sativum। Mendel performed experiments for the 7 years। मतलब he did perform experiments for the 7 years 1856 to 1863, generally for the middle of 19th century। एंड मेंडल को क्या कहा जाता है? इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। व्हाई मेंडल सक्सेस? मेंडल डिड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट एंड देयर इज रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल। फर्स्ट, this pea plant generally grow in open area very easily। second one, easy to self fertilize। थर्ड वन, नॉट टफ क्रॉस पोलिनेशन, मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन करना भी टफ नहीं है, वो भी बहुत ईजी होता है। देन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो डन। देन हाइब्रिड्स आर फर्टाइल। देन he did perform experiment on one character at one time, मतलब कि 7 characters for 7 years। 1 year में 1 character, सेकेंड में सेकेंड। उसने एक ही टाइम में एक ही कैरेक्टर पर ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके उसने जितने भी मतलब कि जो भी रेशियो मिले, जो भी डेटा मिला, वो सबको उसने जनरली मैथमेटिक्स के फॉर्म में, मतलब कि नंबर के फॉर्म में उसको स्टोर किया, हुआ उसका डेटा रिकॉर्ड किया। क्लियर? तो टू सेव द स्टैटिस्टिकल डेटा। Clear? Or because of this record of this statistical data, there is very easy to find out the numerical ratio। Clear? तो here is about the John Gregor Mendel। Clear? Okay। अब एक्चुअली हम ये मेंडल ने जितने भी जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले 3 पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। क्लियर? तो हम वो 3 पॉइंट्स याद करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले अब जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने सम मतलब पर्टिकुलर सिंबल्स दिए। तो व्हेन वी यूज टू प्लांट और टू मेन प्लांट फॉर क्रॉसिंग, देन दिस टू प्लांट्स आर नोन एज द पेरेंट प्लांट। क्या कहा जाता है उसको? पेरेंट प्लांट। मतलब कि सबसे पहले हम जो भी 2 प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं, 2 प्लांट्स या फिर एनी, मतलब कि जिस 2 प्लांट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब हम जिसको सिलेक्ट करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक के लिए जिस प्लांट को हम सिलेक्ट करते हैं, वो दोनों प्लांट के बीच में हम जब सबसे पहले क्रॉसिंग करते हैं, तो वो जो सबसे पहले हमने जो प्लांट्स लिए उसको हम क्या कहेंगे? पेरेंट प्लांट। तो उसका सिंबल होता है पी। पी दैट मीन्स पेरेंट। Clear? Okay। Now crossing between parent plant and there is a formation of first generation progeny। मतलब कि पेरेंट प्लांट के बीच में आइदर हम पेरेंट प्लांट के बीच में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है
जो क्रॉसिंग होता है उसमें से हमें जो भी मिलता है दैट्स कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन, और इसके लिए सिंबल होता है F1। क्या कहते हैं हम उसको? F1 जनरेशन। क्लियर ना? अब उसके बाद आगे क्या? तो जैसे कि सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन between F1 generation, there is a formation of second generation, और उसका सिंबल होता है F2। उसको हम क्या कहते हैं? F2 जनरेशन। समझ में आया? ये 3 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वी चूज 2 plants for crossing known as parent plant and symbol is P. Now, then after the crossing between these 2 parent plant, there is a formation of first generation that's known as F1 generation. Now, there is a self or cross fertilization between the F1 generation plants and there is a formation of second generation. It's known as F2 generation. Clear? Clear? Okay. सबसे पहले जो हमने चूज किए 2 पेरेंट प्लांट, उसका सिंबल क्या है? P। और फिर ये जो पेरेंट प्लांट है उसके बीच में हम जो क्रॉसिंग करवा रहे हैं उसमें से हमें जो भी रिजल्ट मिलता है वो किस में आएगा? फर्स्ट जनरेशन में। उसका सिंबल होता है F1। देन आफ्टर F1 में जो भी मिलता है उसमें उसका हम सेल्फ या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, और देन आफ्टर क्या मिलता है हमको? सेकेंड जनरेशन, और उसका सिंबल क्या होता है? F2। क्लियर? सबको पता चला ना यहाँ तक? तो यहाँ तक सब लर्न करना, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करना या फिर कॉल भी कर सकते हो। एंड इससे आगे मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो हम कल देखेंगे सेकेंड लेक्चर में। क्लियर? पता चला सबको? ओके, थैंक यू।